इस बार के इंडियन बजट में ये क्लियर कर दिया गया है कि आने वाले समय के लिए जो एक मेजर इंजन ऑफ डेवलपमेंट होने वाला है उनमें से एक एग्रीकल्चर है। बट यहाँ पे अगर हम एग्रीकल्चर को फैसिलिटेट करने के लिए बाकी चीजों पे जैसे कि रूपी का डेप्रिसिएशन उस पर कॉम्प्रोमाइज करें या फिर अपने ट्रेड डेफिसिट पर या फिर अपने इंपोर्ट बैलेंस पर, तो ये काफी प्रॉब्लम की बात हो जाएगी। और इसीलिए यहाँ पर फोकस जो है बढ़ा दिया गया है कि कैसे जो हाईली इंपोर्टेड फर्टिलाइजर्स हैं उनका फोकस, उनका यहाँ पे ऑल्टरनेटिव लाया जाए और यहाँ पर ऐसे फर्टिलाइजर्स जैसे कि यूरिया, जैसे कि डाई अमोनियम फॉस्फेट, जैसे कि मुरिएट ऑफ फॉस्फेट, इन तीनों के ही ऑल्टरनेटिव्स जो हैं लाए जाएं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चॉयल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे और कौन सी स्ट्रैटेजीज जो हैं यूज की जाएंगी ताकि यहाँ पर जो डिपेंडेंसी है फार्मर्स की एक्सेसिवली ऑन यूरिया, डीएपी एंड एमओपी वो कैसे कम हो सके। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि हम ये डिपेंडेंसी कम करने की बात क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे के फैक्टर्स क्या हैं, इससे एसोसिएटेड डेटा क्या है और आने वाले समय में इसका हम क्या इम्पैक्ट है जो देखने वाले हैं। तो बेसिकली इन रीसेंट टाइम डीएपी जो कि एक इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, उसकी शॉर्टेज की वजह से फार्मर्स को स्विच करना पड़ रहा है ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर जैसे कि एपीएस। अब यहाँ पर जब ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है और ये स्विच हो जा रहा है तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ऑफ ट्रांजिशन और इसी वजह से ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है कि कौन सी स्ट्रैटेजीज जो हैं जिन्हें यूज करना चाहिए और यूज किया जा सकता है आने वाले समय में इन स्पेसिफिक फर्टिलाइजर्स से फार्मर्स का डिपेंडेंस हटाने के लिए। तो यहाँ पे हम किन फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे हैं? हम एक्सेसिवली इंपोर्टेड फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे हैं जैसे कि यूरिया, डीएपी और एमओपी, जिनकी वजह से इंडियन इकोनॉमी का एक हाई इंपोर्ट डिपेंडेंस बना हुआ है और इसी वजह से हमारा रुपी जो है वो सफर करता है और इसके अलावा हमारा जो सॉइल न्यूट्रिएंट है, सॉइल का जो बैलेंस है वो भी सफर करता है। तो अगर ये फर्टिलाइजर्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इनके ऑल्टरनेटिव्स देखना जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज हो जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर इंडिया इज प्लानिंग, इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू मूव एंड रिड्यूस यहाँ पे किन चीज का कंजम्पशन और स्पेसिफिक फर्टिलाइजर्स यूरिया, डायमोनियम फॉस्फेट एंड मुरिएट ऑफ पोटैश। और इसके सिर्फ दो बड़े रीजंस हैं। पहला कि इन पे हमारा हाई इंपोर्ट डिपेंडेंस है, दूसरा यहाँ पे सॉइल न्यूट्रिएंट को अनबैलेंस्ड करते हैं जिससे सॉइल फर्टिलिटी जो है कॉम्प्रोमाइज होती है। अब यहाँ पर सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हमारी किस लेवल की इंपोर्ट डिपेंडेंस है। तो यहाँ पर अगर आप डाई अमोनियम फॉस्फेट की बात करें वो तो फुल्ली इंपोर्टेड है कनाडा से, रशिया से, जॉर्डन से एंड एटसेट्रा। और ये रीजन है कि यहाँ पर इंडिया में जो माइनेबल पोटैश रिजर्व्स हैं वो नहीं है। बट अगर मैं दूसरे फर्टिलाइजर की यहाँ पे बात करूं जो कि यूरिया है, 85% जो यूरिया का प्रोडक्शन है वो डेफिनेटली डोमेस्टिकली हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि यूरिया जो है जिस चीज से बनाया जाता है एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अगर एक इंपोर्टेड क्वांटिटी से आप कुछ जनरेट कर रहे हैं तो उसकी भी इंपोर्ट डिपेंडेंस है आप पे। तो यहाँ पर यूरिया भी हमारे ऊपर इंपोर्ट का बर्डन जो है डालता है। इसके अलावा अगर हम डीएपी की फिर से बात करें तो इंपोर्ट जो है यहाँ पे फिनिश्ड फर्टिलाइजर का भी है और रॉ मटेरियल का भी है जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड, रॉक फॉस्फेट, सल्फर, अमोनिया, जो कि बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए यूज होते हैं। और इन सब की ही वजह से यहाँ पर कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर इंपोर्ट जो है बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुअली हम अगर रीसेंट टाइम्स में देखें तो रुपी जो है हमारा डिप्रिशिएट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? रुपी की जो वैल्यू है फॉरेन करेंसी के टर्म्स में कम हो रही है, इसीलिए हमारे लिए ये फर्टिलाइजर्स जो हैं महंगे पड़ रहे हैं और ये इम्पैक्ट करेंगे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को। तो ये एक काफी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है और जरूरत है कि ग्रेजुअली इनसे अपना डिपेंडेंस जो है
फार्मर्स का कम करवाया जाए और इनको यहाँ पर ऑल्टरनेटिव्स दिए जाए। अब दूसरा सवाल यहाँ पे आता है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सॉइल न्यूट्रिएंट को बैलेंस की, वो कैसे होगा? वो तब हो पाएगा जब यहाँ पर बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन जो है वो इंश्योर हो। और यहाँ पे हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर्स जैसे कि यूरिया जिसमें 46% नाइट्रोजन है, डीएपी जिसमें 46% फॉस्फेट है, 18% नाइट्रोजन है, और यहाँ पे एमओपी जिसमें 60% पोटेशियम है, ये इम्बैलेंस्ड सॉइल न्यूट्रिशन क्रिएट करते हैं। इंडियन सॉइल्स को किस चीज की जरूरत है? उनको जरूरत है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स की जैसे कि सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जैसे जिंक, आयरन, बोरॉन एटसेट्रा, जो कि ट्रेडिशनल हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर्स जिनकी अभी हम बात कर रहे थे उनमें नहीं होता है। तो दैट मीन्स सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यहाँ पे क्वालिटी की बात है। इंडियन इकोनॉमी में बर्डन तो पड़ ही रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से बर्डन भी पड़ रहा है, बट इसका कोई फायदा देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारी सॉइल फर्टिलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। इसी वजह से यहाँ पर फोकस है किस चीज पे कि हम शिफ्ट कर सके अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट पे, जिसको हम प्यार से एपीएस बुला रहे हैं, जिसमें यहाँ पे रेशियो जो है 20-20-0-13 का है एनपीके का, और ये एक अच्छा डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट का सब्स्टिट्यूट की तरह इमर्ज कर रहा है, और इसमें बैलेंस्ड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर जो है सही मात्रा में प्रेजेंट है। इसके साथ हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग एडवांटेज भी है क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड जो है एपीएस में कम लगता है, जिसकी वजह से जो हमारे इंपोर्ट्स हैं, फॉस्फोरिक एसिड भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। अब क्योंकि ये कम लगता है एपीएस में, तो यहाँ पर हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस जो है कम हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज होता है एपीएस में, जो कि कंपैरेटिवली चीपर है और ज्यादातर अवेलेबल है एज अ फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, एज इन फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, दैट टू इन इंडिया। दैट मीन्स इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो है वो फर्दर कम होगी। अब अगर हम बात करें एग्रोनॉमिक बेनिफिट्स की, तो यहाँ पे सल्फर हंग्री क्रॉप्स जो हैं, जो कि पहले यहाँ पे हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर्स, चाहे वो डीएपी हो, यूरिया हो, सल्फर हंग्री क्रॉप्स को प्रॉपर फर्टिलाइजेशन नहीं दे पाते थे। एपीएस उस जगह को, वैक्यूम को फुलफिल करेगा। अब हाई सल्फर हंग्री क्रॉप्स कौन है? ऑयल सीड्स हैं, पल्सेस हैं, मेज है, कॉटन, अनियन, चिली। इसके अलावा ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स के लिए, जिनके रेशियो जो हैं डिफिकल्ट है क्रिएट करने में, और इसके अलावा ये फैसिलिटेट करेगा कि हम डाई अमोनियम फॉस्फेट को बचा के रख सकें ऐसे क्रॉप्स के लिए जो हाई डिमांड में, जैसे कि वीट, राइस और शुगर केन। तो यहाँ पे एपीएस के साथ हमारे पास सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एडवांटेज नहीं है, साथ ही साथ हमारे पास एग्रो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, और यहाँ पर मॉनेटरी बेनिफिट्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व है। अब अगर हम मार्केट ट्रेंड्स की बात करें और यहाँ पे पॉलिसी इंप्लीकेशंस की बात करें, तो एपीएस की सेल जो है वो ऑलमोस्ट 32% बढ़ गई है इन एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, और आने वाले समय में इट इज एक्सपेक्टेड टू हिट एन ऑल टाइम हाई। अब एपीएस की सेल बढ़ी है, बट साथ ही साथ डीएपी की सेल्स में हमें डिक्लाइन देखने को मिला है 14% सेम पीरियड में, जिसमें एपीएस की सेल हमारी 32% बढ़ी है, 14% सेल जो है डाई अमोनियम फॉस्फेट की कम हुई है, और ये फर्दर लोएस्ट हिट करने वाला है एज कंपेयर टू 2016-17। इसके अलावा इंडस्ट्री की डायनामिक्स की हम अगर बात करें, तो जो एपीएस के मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे कोरोमंडल इंटरनेशनल ले लीजिए, एफएसीटी ले लीजिए, इफको ले लीजिए, दे आर प्रमोटिंग एपीएस क्योंकि इकोनॉमिकली, मनी वाइज दैट इज प्रॉफिटेबल टू देम, और एपीएस का अडॉप्शन जो है वो एक्सपैंड कर रहा है बियॉन्ड साउथ एंड वेस्ट, एंड इट इज ग्रेजुअली मूविंग टू नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया एज वेल। तो यहाँ पे जिस ट्रांजिशन के टूवर्ड्स हमें स्ट्रैटेजी बनानी है, वो ट्रांजिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इट्स जस्ट दैट आने वाले समय में हमें इसे फैसिलिटेट करना है। साथ ही साथ कुछ इकोनॉमिक कंसिडरेशंस हैं और सब्सिडी का बर्डन है, जो भी यहाँ पर फर्दर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की तरह काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप डाई अमोनियम फॉस्फेट के कॉस्ट की बात करें और सब्सिडी की बात करें, तो यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस पर टन जो है
वो 12,000 रुपए से ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट्स, जिसकी वजह से ये एक अनवायबल, जहां पे वायबिलिटी नहीं है प्रोड्यूसर्स के लिए, एक ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है। बट वहीं पे अगर आप एपीएस की बात करें तो एपीएस को वहां पे ये एडवांटेज है क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड जो है वो कम यूज हो रहा है, आधा यूज हो रहा है पर टन, और ये एक प्रॉफिटेबल कमोडिटी बन जा रहा है फॉर फर्टिलाइजर कंपनीज। तो नाउ एपीएस इज इमर्जिंग एज अ विन विन सिचुएशन फॉर फार्मर, फॉर गवर्नमेंट एज वेल एज द प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे इकोनॉमिक कंसिडरेशन जो है वो एपीएस की तरफ ज्यादा है और सब्सिडी बर्डन जो है वो भी गवर्नमेंट का कम होगा, जो यहाँ पे गवर्नमेंट ने डीएपी पे दे रखी है जो कि 27,000 पर टन की है। और यहाँ पे ये गवर्नमेंट के जो यहाँ पर एक्सपेंडिचर है उसको भी फर्दर हेल्प करने वाला है। अब अगर आने वाले समय की हम बात करें तो इंडिया की जो फर्टिलाइजर स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पर कंटिन्यू करनी चाहिए कि रिडक्शन जो है हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर्स पर कम करें, साथ ही साथ सॉइल की फर्टिलिटी जो है बैलेंस्ड हो, और ये तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ पे ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स जो हैं वो प्रमोट होंगे और वो अडॉप्ट होंगे। साथ ही साथ जरूरत है कि कस्टमाइज्ड फर्टिलाइजर ब्लेंड्स बनाए जाएं बेस्ड ऑन रीजनल सॉइल और क्रॉप की रिक्वायरमेंट में, ताकि यहाँ पे जो बैलेंस्ड सॉइल का इशू है वो यहाँ पे बार बार ना आए। इसके अलावा यूरिया का जो ओवर यूज है और यहाँ पर एफिशिएंसी जो है वो बढ़ाई जा सकती है, जैसे कि नीम कोटेड यूरिया की अगर बात करें तो दैट इज अ गुड स्टेप इन द डायरेक्शन जहाँ के यूरिया का ओवर यूज और यूरिया का यूज जो है डाइवर्ट हो रहा था इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए, उसको रोका गया है। इसके अलावा नैनो यूरिया, स्लो रिलीज यूरिया, ये इनकी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे और वेस्टेज कम करेंगे। और साथ ही साथ जरूरी है कि फार्मर्स को इनकरेज किया जाए कि वो अडॉप्ट करें साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ताकि यहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। फर्टिलाइजर सब्सिडी रिफॉर्म्स को भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है ताकि यहाँ पे सब्सिडी जो फार्मर को है वो लिंक्ड हो बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन से, रादर देन सिर्फ एक ब्लैंकेट सपोर्ट कि आप कोई भी फर्टिलाइजर डाल रहे हैं आपको पैसा मिलेगा। नहीं, आपको सब्सिडी तब मिलेगी जब आप इंश्योर कर रहे हैं कि बैलेंस फर्टिलाइजेशन है। इसके अलावा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि फर्टिलाइजर यूज जो है रैशनलाइज हो पाए और एक्सेसिव यूजेज जो है इसका ना देखा जाए। फार्मर अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, सॉइल हेल्थ मॉनिटरिंग जो है स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी। और ये कैसे हो पाएगी? सॉइल हेल्थ कार्ड is one of the best initiatives to ensure this। साथ ही साथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा हमें फर्टिलाइजर्स का, नो मैटर हाउ मच वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल्टरनेटिव्स, सर्टेन यूजेज इन हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर्स के रहेंगे। और अगर हम इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं तो हमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है इंश्योर करना ही पड़ेगा। Now that we have covered this whole topic, I have a practice question for you here. India's fertilizers policy aims to reduce dependence on high analysis fertilizers like urea and DAP while promoting balanced alternatives। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, फिर बोला गया है discuss the challenges and suggest measures to enhance nutrient use efficiency and sustainable fertilizer adoption। You can send in your answers in the comment section। I think हमारे डिस्कशन के बाद आप आराम से ये आंसर्स लिख देंगे, आपके पास सारे वेल राउंडेड डायमेंशंस हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। For more such videos and content related information, please subscribe to our YouTube channel of JL Academy। That was all from my side. Thank you so much।